याद में जी। अच्छा देखिए, हाँ मैं जब आपको मिसाल के तौर पे कॉल हेलो करता हूँ नेम और कॉल करता हूँ, तो मेरी जो आवाज़ है वो अपने तो गया ना बाइनरी हो डिजिट के अंदर तब्दील आंदा भी करके तो उन्हें की क्या वो होने आवाज़ अगले बंदे जहाँ मैंने कहा रिसीवर तो तक इन्हें गया तो पहुँचाती है, तो वो नहीं क्या इनकोडिंग, काफी और अगले बंदे के पास बेहतर दोबारा उसके पास उसको डिकोड करता है, दोबारा उस अल्फाज को मेरी तरह उसको दोबारा नौ कन्वर्ट बजे वो करता है। चंदी तो के ये हेयरिंग जो जो बोलना होता है इनकोडिंग होता है, और जो रिसीव करना होता है ये डिकोडिंग होता है। जल्दी ठीक है। करो The best method of तुम communication तोड़ ही नहीं when you need speed and feedback, and you are willing to accept some distortion as the communication passes through several people is, जब आप किसी कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो आपके दरमियान में कोई और बंदा बोल रहा है, कोई और रुकावट है, कोई फीड, तो आप जो है ना वो डिस्टॉर्शन के बावजूद बोल रहे होते हैं। तो ये कौन सी एक ओरल कम्युनिकेशन है, यानी ओरल कम्युनिकेशन में अगर आपकी कोई डिस्टॉर्शन भी आ रही है ना, तो आप उसको बर्दाश्त करके उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी बहस चल रही थी और बहुत से लोग एक ही दफ़ा बोल रहे होते हैं, जबकि बाकी रिटर्न के अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती, नॉन वर्बल के अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हम डिस्टॉर्शन बर्दाश्त नहीं करते, तो ओरल के अंदर डिस्टॉर्शन जो है हम बर्दाश्त करते हैं। व्हेन नासिर सन एक्सप्लेन हिज कार एक्सीडेंट इन सच अ वे, नासिर ने अपना उसका कार का एक्सीडेंट हुआ और वो कार के एक्सीडेंट को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि बताता है कि जी मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, उस कार वाले का फॉल्ट था। तो ये जो इस तरह कम्युनिकेशन कहते हैं फिल्टरिंग, फिल्टरिंग, यानी उसको ऐसा फिल्टर करना कि अपने हक की बात करना और जो अपनी नुकसानदेह बात है उससे इज्तनाब करना। तो ये फ़िल्टरिंग बोल होता है ऐसी बात जिसमें आप अपने आप को बड़ा मासूम और बड़ा फ़रिश्ता और बड़ा अच्छा साबित कर रहे होते हैं और दूसरे का आप परवाह नहीं कर रहे होते। इनफॉर्मल ग्रुप कैन वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क करता है इन वाज द फाइंडिंग ऑफ। तो ये जो है ना जो इनफॉर्मल ग्रुप से मुराद ये है कि जैसे इंसानों के अंदर नहीं होता, वैसे सारे जाग रहे हैं, किसी ने एक मैसेज भी नहीं किया। मेरी आवाज समझ आ रही है सबको? दोबारा ज्वाइन तो 7 बंदों ने किया हुआ है, लेकिन किसी ने मैसेज नहीं किया। ये ना हो कि मैं चुप करके लगा हूँ, आपकी आवाज़ ही ना आए। चलिए शुक्रिया, जागते रहिए। अच्छा तो इनफॉर्मल जो है ना, तो वो इंसानों के अंदर होगा जो आपस में गपशप लगा रहे हैं एफिशिएंट इफेक्टिवली, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होगी ये वाली। साइंटिफिक तो नपी-तुली अप्रोच होती है। कंटिंजेंसी अप्रोच हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलने वाली, ब्यूरोक्रेसी की अप्रोच खाने वाली। प्लानिंग ऑफ अ प्राइमरी स्कूल कैन बी कॉल्ड, प्राइमरी स्कूल की प्लानिंग को क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इंटरमीडिएट प्लानिंग, प्लानिंग, इम्पेरेटिव प्लानिंग। इसका आंसर, इस तरह का सवाल एक रिपीट हो चुका है, मुझे अब याद आ रहा है। तो अगर आपने इस सवाल का जवाब ना बताया ना, जबरदस्त जबरदस्त। प्राइमरी लेवल पे प्लानिंग इम्पेरेटिव होती है कि वहां पे हमारा फोकस होता है कि फौरी तौर पे इस चीज को जो है वो किया जाए। मैं आपको बता दूं कि जो मैंने एमसीक्यूज आपको करवाए हैं ना अब तक, ये तकरीबन अब 3200 एमसीक्यूज आज हो रहे हैं। तो वो वाला ना, मैंने आपकी जोन ऑफ एजुकेशन मुकम्मल करवा दी हुई है। ठीक है। उसके मैक्सिमम सवाल हमने जो है ना वो कर दिए, क्योंकि उस बुक में अंदर बहुत से रिपीटेड सवाल हैं। तो हमने उन सवालों को जो रीजनेबल थे, ठीक थे, जो काबिल फहम थे, जो पेपरों के अंदर वाकई रिपीट, उनको हमने तकरीबन कर चुके हैं। न्यूक्लियस ऑफ एजुकेशन जो है उसकी हम आधी बुक कर चुके हैं, और आधी जो है अगले 300-400 एमसीक्यूज के अंदर वो आधी बुक कवर हो जाएगी। ठीक है। मतलब मैं उसके पेपर, मैंने मॉडल पेपर 12 मुकम्मल कर लिए हैं। वो 12 मॉडल पेपर के अंदर कोई सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने आपको ना करवाया। लास्ट 12 मॉडल पेपर जो उसके हैं ना वो सारे मैंने करवा दिए हैं। ठीक है। जो सवाल मैंने समझा मैंने नहीं करवाया पहले, मैंने वो उसके अंदर शामिल कर दिया। और अभी कुछ उसके थोड़े से और पेपर रहते हैं, वो भी न्यूक्लियस ऑफ एजुकेशन भी हो जाएगी। तो बहरहाल आपके जो ये तैयारी हो रही है ना, ज़बरदस्त हो रही है, जो सारी वीडियो सुनेगा। हाँ, कुछ में ज़रूर होता है कि 1-2 सवाल मुझसे क्लास में गलत हो जाते हैं या मुझे शायद उसका पता नहीं होता। मैं अपनी कमज़ोरियों को समझता हूँ, तो उसको हम मुस्तकबिल के अंदर बेहतर करेंगे। तो बहरहाल ये सवाल आपके काफ़ी इस तरह के हो रहे हैं। एलिमेंट्री और सेकेंडरी क्या कह रहे हैं? एलिमेंट्री और सेकेंडरी सर ज़िया साहब, एलिमेंट्री और सेकेंडरी से क्या मुराद है? अच्छा, ये इसी तरह प्राइमरी का? खैर वो कम इम्पोर्टेंट होंगे यार उसके ना, यानी जितने इम्पेरेटिव शदीद होते हैं ना छोटे बच्चों के लिए, इमरजेंसी होती है नर्सरी में, उतने बड़ों में नहीं होती होगी। तो अब ये एग्जैक्ट की वर्ड मुझे नहीं पता उसका।
द टर्म सोल्डरिंग ये ना फ्रेडरिक टेलर ने दी थी, और फ्रेडरिक टेलर ने कहा था कि सोल्डरिंग सोल्डरिंग से मुराद ये है कि ये जो इम्प्लाइज होते हैं ना, ये काम नहीं करते। यानी इम्प्लाइज जो हैं ये जितनी इनकी कैपेसिटी होती है ना उसके मुताबिक काम नहीं करते, अपने अपनी कैपेसिटी से कम काम करते हैं। अगर 10 घंटे इनकी हिम्मत है काम करने की, तो 6 घंटे बाद ये काम चोर बन जाते हैं। तो सोल्डरिंग की बात उसने की थी, फ्रेडरिक टेलर। डेल्फी टेक्निक इन डिसीजन मेकिंग इज पार्ट, डेल्फी कहते हैं जहां आप ना सारे दोस्तों से मिलजुल के उनकी राय लेके कोई फैसला कर रहे होते हैं। तो यानी उससे मशवरा, ऐसे होता है ना मशवरा करना, तो वो चीक रखो, ये क्या कह रहे हैं। तो शेयर डिसीजन मेकिंग मॉडल है ये वाला, ठीक है, जहाँ पे आप मिलजुल के फैसला करते हैं सबकी राय लेके। तो उसको A researcher collected a sample from many students available in school. स्कूल में जो बच्चे अवेलेबल थे ना उनको पकड़ के उनसे डाटा ले लिया रिसर्चर ने। अब रिसर्चर ने कौन सी की है, जो सैम्पलिंग की है, कन्वीनियंट की है ना, जो उसे मिला है अपने स्कूल में उनसे ले लिया डाटा। द अर्ली रूट ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ना शुरू में कहा जाता है फिलासफी नहीं निकली, और कौन सा सब्जेक्ट है जिससे फिलासफी ये निकली थी साइकोलॉजी, फिलासफी और फिजियोलॉजी से, ठीक है, फिलासफी और फिजियोलॉजी से साइकोलॉजी है निकली है। अच्छा जी, व्हाट इज एसोसिएटेड विद फियर एंड एंगर, कौन सी चीज फियर और एंगर के साथ एसोसिएशन है। ये तीनों की मैंने डेफिनेशन अलग अलग से बयान कर दी है, हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और हाइपोथैलेमस। जो हमारा होता है ना फियर और एंगर, इसका ताल्लुक होता है अमिगडाला से, ठीक है। और जो हमारा होता है हाइपोथैलेमस, ये दिमाग के नीचे, जो हमें जब भूख लगती है और जब हमें नींद आती है, मतलब जो हमारे होम्योस्टेसिस होते हैं ना, जब हम अपनी अपनी दिक्कत होती है, हमें कोई परेशान, उसको दूर करके बाद जब हम रिलैक्सिंग बैलेंसिंग फेज के अंदर होते हैं, तो हाइपोथैलेमस का काम है। इस तरह हिप्पोकैम्पस क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी को, इस तरह कुछ वो भी है। मैंने इन सब की डेफिनेशन जो है ना यहाँ डिटेल के अंदर दे दी है, इसको पढ़ लीजिएगा आसान लफ्जों में। अच्छा, उसके बाद है जी द व्यू, इसको मैंने लगा दिया, ठीक है। द व्यू डेट अ सिंगल गॉड एग्जिस्ट, कौन कहता है एक खुदा, तो ये थीइज्म वाले कहते हैं एक खुदा की बात, एथीइज्म वाले जो कहते हैं कोई खुदा नहीं, और डाई वाले कहते हैं दो खुदा होती है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी उससे बनती है। माशाल्लाह। The advantage of simulation is that they allow students to learn at a subject। सिमुलेशन होती है कि जब हम कोई तजर्बा करके उसी तरह की रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करके कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसी तरह की यानी तो इस सिमुलेशन के अंदर हम जो लर्निंग कर रहे होते हैं इनसाइड लर्निंग होती है, फ्रॉम अंदर से हम चीज उसको सीख रहे होते हैं, जब उस तरह की ही सिचुएशन के अंदर हम कोई उस तरह की ही काम करके, ठीक है। तो ये मैं थोड़ी सी डिटेल दे दी, इनसाइड होता है ये वाला ऑप्शन। द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ हेल्दी पीपल वाज एम्फसाइज्ड बाय, हेल्दी पीपल की एम्फसाइज क्या होता है, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, स्ट्रक्चरलिज्म, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने हेल्दी हेल्दी पे यानी साइकोलॉजिकली जो है ना वो फिट वही होते हैं जो वैसे फिट होते हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट हु आर हाइपर एक्टिव आर मोस्ट ऑफन मेडिकेटेड यूजिंग, जो बच्चे बड़े हाइपर एक्टिव होते हैं ना उनको चैन नहीं आता, एडीएचडी, इधर से टप रहे हैं इधर टप रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम स्टिमुलेट देते हैं। ट्रैंकुलाइजर तो एक ऐसी है ना पुरस्कून होने की दवाई है, लेकिन ट्रैंकुलाइजर बल्कि स्टिमुलेट से मुराद ये है, आप बच्चे को ऐसी एक्टिविटी देंगे ताकि उसके अंदर महव हो जाए, वो महव हो के वहां पे ना, यानी उस एक एडीएचडी बच्चा है उसका फोकस, आप उससे कोई फोकस वाली मशकें करवाएंगे, गेम करवाएंगे, कोई एक्सरसाइज ऐसी करवाएंगे कि बच्चे का फोकस रहे किस चीज के ऊपर, तो स्टिमुलेंट होता है। ट्रैंकुलाइजर एक सुकून पुरस्कून की दवाई, एडीएचडी हाइपर एक्टिव, वो इस तरह होता है ना, दूसरा बच्चे आराम से नहीं बैठते, हाइपर एक्टिव, हाइपर अटेंशन डेफिशिएट, हाई अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इस तरह है, ठीक है, अटेंशन डेफिशिएट, बच्चे तवज्जो नहीं कर पाते। ये यहाँ लिखा हुआ है यार, लिखा हुआ अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, अटेंशन डेफिशिएट, ये लिखा हुआ। अच्छा, व्हेन अ पर्सन मस्ट चेंज हिज एग्जिस्टिंग पोजीशन टू रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन, जब किसी शख्स को अपनी एग्जिस्टिंग को चेंज करना, चेंज की बात किस में होती है, अकोमोडेशन या जमीलेशन में, जब सिचुएशन को बदल रहे होते हैं तो अकोमोडेशन होता है, ठीक है, जब उसी में ढल रहे होते हैं तो अजमिलेशन होता है। वट इफ जो हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, लाइक करते हैं, रिपीट करते हैं, क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट किया जाता है, हाइपोथेसिस ना प्रूव होती है, हमेशा उसको तजर्बे से गुजारा जाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल इज बेटर एवेल्यूएटेड है, पर हमारा हमारा प्रिंसिपल कैसा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, कौन इसको बेहतर तरीके से एवेल्युएट कर सकता है, टीचर, ठीक है, टीचर को वाह पड़ता है ना ज्यादा, सोसाइटी नहीं सर, टीचर।
टीचर जो है ना वो एडमिनिस्ट्रे अपनी स्कूल की प्रिंसिपल को, मैं मुझे अपने प्रिंसिपल का जितना पता है ना, तो वो बाकी बच्चों को उतना नहीं पता होगा, क्योंकि हमारा ज्यादा ताल्लुक है प्रिंसिपल से इंस्टेड के बच्चों के या सोसाइटी के। हाउ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप मोटिवेट ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कैसे मोटिवेट करते हैं? रिवार्ड और पनिशमेंट में, अच्छा काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं करोगे तो मार पड़ेगी, कूट पड़ेगी। द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ऑफ द प्रिंसिपल इज ऑफन डिसलाइक बाय, ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल होता है कौन पसंद नहीं करता? लेकिन टीचर पसंद नहीं करते। स्टूडेंट जो है ना वो स्टूडेंट का नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज्यादा वार टीचर का पड़ता है, ठीक है। देख लेना कितनी मजे की बात है कि हमारी मुहतरमा जो चीफ मिनिस्टर और वो सारे मजे के साथ जिनीवा में और कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और हम गरीब लोग जो है ना वो इस माहौल के अंदर साइंस और ये सारी प्लानिंग देखें। दुनिया के अंदर हमसे ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क भी ना अपनी एक प्लानिंग के साथ जब चलते हैं ना, तो वो वहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के सारे वहाँ पे फैक्ट्री लगाई है, उसके मुताबिक उन्हें पता होता है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल रही है, और उसको कितना हम कवर करने के लिए हम कितने कर रहे हैं, कितने हम स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम हमारा ये हाल है कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे आपने पिछले कुछ चांदों में आप मुल्तान के लोग जानते होंगे कि मुल्तान के अंदर जो कितने मुरब्बों पे डीएचए बना था और अभी वीरान पड़ा हुआ। अब वो जब बना था तो कितने जबरदस्त बागात को उजाड़ दिया गया था। मतलब सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, ये पूरे मुल्क के अंदर हाउसिंग सोसाइटी वाला जो है वो कैसा कर कितनी जबरदस्त जमीनें हैं वो हाउसिंग सोसाइटी वालों ने घेर ली है। तो ये जो है ना, क्या हम कहें, मिट्टी पाओ बस। टीचर को ज्यादा पता होता है। हाउ मेनी टीचर्स कैन बी अ प्रिंसिपल इफेक्टिवली डायरेक्ट? प्रिंसिपल के अकॉर्ड जो जितने आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना, जिनको आप चेक कर रहे होते हैं, हाँ भाई क्या काम किया है, हाँ तूने क्या किया है। वैसे मैं भी बड़ा चौड़ा होता हूँ। मैं अपने कॉलेज का क्लास 4 का इंचार्ज हूँ, जितने इम्प्लाइज है ना क्लास 4 के उनका इंचार्ज हूँ। इन्होंने छुट्टी मुझसे लेनी है, सफाई उनकी मैंने चेक करनी है। और मैं अपने कॉलेज का हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट हूँ, ठीक है। वहाँ जो रहते हैं, कौन रहता है, किसने किसको अप्रूवल देनी है, किसी हॉस्टल से निकालना है, तो खैर बंदा चौड़ा हो जाता है कि यार ये मेरे सब ऑर्डिनेट्स है। तो खैर ये प्रिंसिपल इफेक्टिवली डायरेक्ट कितने, तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी आपका कंट्रोल कितने के ऊपर है, कहाँ पे कितने लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन मैंने लिखी है। अब ये सवाल है इसकी, इसको जरा समझना। द प्रिंसिपल हैव द राइट टू चेक द वर्क ऑफ अ टीचर, प्रिंसिपल को राइट है कि अपने उस्ताद का काम चेक करे, मेक सर्टेन डिसीजन विदाउट कंसल्ट, और किसी के साथ गुफ्तगू किए बगैर उस्ताद जो वो फैसला कर, दिस इज नोन एज, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड है कि वो उसके पास कितनी कमांड है कि कौन उसको चेक करने वाला है। ये मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी है, आपको कंफ्यूज करेगी। स्पैन ऑफ कंट्रोल, रिपोर्टिंग, यूनिटी ऑफ कमांड, लाइन अथॉरिटी, इनको पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये बाकी फाइल की जो थ्योरी है ना, हेनरी फाइल की 14 प्रिंसिपल, उसके अंदर ये सारी जो है टर्म्स वजाहत की गई हुई है। द रोल फॉर प्रेजेंटिंग डिफिकल्ट टर्म्स टू मेक दैम इजी फॉर स्टूडेंट इज नोन एज, डिफिकल्ट टर्म्स को बच्चों के आसान करना मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। बहुत पुराना सवाल है, लेकिन जो कि मैंने करवाया नहीं था, मैंने कहा यार ये भी हो जाना चाहिए, फिर क्यों इतना आसान सवाल भी रह ना जाए। कभी कभी पेपर में आसान सवाल आ जाता है और उस्ताद ने करवाया नहीं होता, तो फिर भी मैंने इसके लिए कहा कि इसको शामिल कर लेते हैं। डैश ब्रिंग्स टुगेदर साइंटिफिक आइडिया टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया, यानी यूनिक आइडिया बनाना, ठीक है। मुख्तलिफ आइडियाज को इकट्ठा करके एक आइडिया, तो जब टुगेदर की बात होती है ना, इकट्ठा करने की बात होती है, तो ये सिंथेसिस होता है, ठीक है। सिंथेसिस हम इकट्ठा करते हैं। आखिरी सवाल आज का, 7 सवाल कुछ लंबे नहीं हो गए ज्यादा? मैं थक गया हूँ यार, सारी एनर्जी जो है ना दिन की बचा बचा के सारी खत्म हो गई है मेरी। स्टूडेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो सिमुलेशन, सिमुलेशन, सिंथेसिस, जहाँ पे ना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं बच्चे, डायरेक्टली कोई परफॉर्म, वो सिमुलेशन होता है, ये रियल लाइफ सिनेरियो क्रिएट करके हम कोई काम कर रहे होते हैं। मेरे मैं कहता हूँ कैमरे के ऊपर क्या हो गया, वो पता मक्खी बैठी हुई है। अच्छा जी, चलिए ठीक है जी, ओके, ऑल इज वेल। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अब इसकी वीडियो आ जाएगी, पहले वाले हिस्से की वीडियो कोई नहीं है, तो फिर गुजारा कीजिएगा।